बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी, बजट, क्या नया बजट आने वाला है जो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि मिनी बजट आएगा। डॉक्टर अशफाक हसन साहब कई रोज से कह रहे थे कि ये जो बजट है जो मिफ्ता साहब ने पेश किया वो डमी बजट है। इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है पार्लिमान की, और उसमें तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उस पर कहा गया है कि जब तक पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया जाएगा और फैसला पार्लिमान का होगा, इस पे गुफ्तगू करेंगे कि ये मामला क्या है। लेकिन पहले सेगमेंट में पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो क्या हैं, आईएमएफ के जो शराइत मंजूर होने के बाद, यानी उस प्रोग्राम को बहाल होने के बाद क्या मंजरनामा होगा। मेरे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज माहिर मईशत मोहतरम जनाब डॉक्टर अशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत पहले से कह रहे थे कि ये जो बजट मिफ्ता साहब पेश कर रहे हैं ये डमी बजट है, असल बजट जो है वो बाद में आएगा। तो क्या अब असल बजट जो है वो आने के दिन आ गए हैं अब, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी वही बात कर रहे हैं जो आपने की थी? जी बिल्कुल, मुझे इसका इल्म तो था। देखिए, मैंने 11 साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में गुजारा है और मेरे अभी भी जानने वाले लोग आईएमएफ में तो बैठे हुए हैं, तो उनसे मेरा तकरीबन रोज़ का ही राब्ता रहता है। तो मुझे तो पता चल रहा था कि ये रस्म दुनिया निभाने के लिए एक बजट हमने पेश कर दिया है और ये असल बजट नहीं है। इस बजट डॉक्यूमेंट में भी देखें अगर आप, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा करते हुए ये बिल्कुल क्लियर लिखा कि ये एक प्रोविजनल बजट है। ये क्या है? प्रोविजनल बजट है। ये लिखा हुआ है प्रोविजनल बजट, और हर टेबल के नीचे लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि फिगर्स आर प्रोविजनल एंड फाइनल फिगर्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द बजट सेशन। ठीक। तो अब आप सोचें कि हमारे जितने चैनल हजरात थे और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुला लिया और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब की तकरीर सुनी, और अमीरों का बजट, गरीबों का बजट, किसानों का बजट, तो इंडस्ट्रीज का बजट, पता नहीं क्या क्या बजट जो है वो शुरू कर दिया उसमें। लेकिन किसी ने इस डॉक्यूमेंट को देखा नहीं है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूं किसी भी चैनल में, आपने नहीं देखा होगा कि मैं या प्री बजट पे या पोस्ट बजट पे मैं किसी चैनल पे आकर अपने व्यू दिया हूं। जब तक कि मैं पढ़ न लूं, अपने आप को समझ न लूं कि ये है बजट में क्या, उस वक्त तक मैं शेयर नहीं कर सकता। तो आज वही हुआ कि वो एक डमी बजट था। अब नया बजट आईएमएफ के साथ हमारी बातचीत हो गई है, अल्लाह करे कि बस साइन वाइन भी हो जाए, तो एक नया बजट आएगा और ये सारे के सारे नंबर बदल जाएंगे, सारे के सारे नंबर बदलेंगे। अब क्या तो सूरत हाल होगी आ जाएगा जी? क्या कह रहे हैं? अब क्या सूरत हाल होगी इस आईएमएफ के मुज़ाकरात के बाद, और जो हमने जो चीजें की है, अब बजट की सूरत हाल क्या होगी? देखिए, बजट की सूरत हाल से किसी भी हुकूमत वक्त या जो भी मैटर करते हैं इस मुल्क में, उनसे बजट से इनका कोई वास्ता नहीं है। ठीक। नोबडी इज बॉदर्ड एंड केयर्ड अबाउट बजट। सबको ये फिक्र ये है इस चीज की है कि बस आईएमएफ से मुआहदा हो जाए और हमें आईएमएफ का पैसा रिलीज हो जाए। तो हम सब की नजर पैसे पे है, पैसे पे। बजट पे किसी का नहीं है कि बजट पे क्या होगा, गरीबों पे क्या गुजरेगी, बाकियों पे क्या गुजरेगी, मईशत पे क्या गुजरेगी। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दिस। हम सब की कोशिश यही है बस मुआहदा हो जाए ताकि पैसा आईएमएफ का रिलीज हो जाए। तो जब आईएमएफ रिलीज करेगा तो कहीं सऊदी अरब भी दे देगा, तो यूएई भी दे देगा, तो हो सकता है वर्ल्ड बैंक भी दे दे, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे दे, तो हमें खेलने कूदने के मौका मिल जाएंगे। अभी जरा खेल कूद नहीं कर रहे हैं, परेशान हाल है, बस ये फर्क पड़ेगा। तो नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट द बजट एंड द इकोनॉमी। तो डॉक्टर साहब, वो जो पैसे आएंगे वो भी फिर हम कुछ अरसे के लिए खा जाएंगे, और फिर जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर इसी सिचुएशन में खड़े हो जाएंगे। देखिए, अब हमारा जो है ना इशू, मैं कहता हूं ना कि हमारा पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही डॉलर है जी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। वो जो प्रॉब्लम है वो माइनर प्रॉब्लम होंगे, मेजर प्रॉब्लम हमारा डॉलर का है। हम डॉलर कमाते भी हैं लेकिन लीकेजेस डॉलर की बहुत ज्यादा है। ये जो पैसे आएंगे ना, अगर आईएमएफ से भी आ जाए, उधर चीन से भी 2.3 बिलियन डॉलर का मुआहदा हो गया है, उससे भी आ जाएगा, फिर वर्ल्ड बैंक भी दे सकता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे देगा।
تو پاکستانی ایز اے قوم جو ہے ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ. وی آر اے نیشن who take pride in borrowing and we borrow with pride and pleasure. ہم شادیانے بجاتے ہیں, ہم اپنی حکومت کی کامیابی اس کو بتاتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کا کتنا اعتماد ہے ہماری اکنامی پالیسی میکنگ میں کہ ہمیں قرض مل رہا ہے. یہ کیا ذہنی پستی ہے یہ ہماری ایز اے نیشن, یہ ہماری ذہنی پستی ہے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں نیچے کہ قرض لینے پہ بھی ہم جشن مناتے ہیں. تو یہ ہم قرض تو لے لیں گے لیکن جو ہمارا بکٹ ہے نا وہ نیچے سے لیک ہے, اوپر سے ڈالر دھڑا دھڑ جاتا جائے گا اور نیچے سے وہ نکلتا جائے گا. اس لیکیج کو, جو بکٹ پہ لیکیج ہے, اس کو کوئی بھی حکومت کسی نے بھی, نہ پچھلے والی نے نہ انہوں نے اس لیکیج کو اس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے. تو کیا ہوگا, چل جائے گا, 4 مہینے گزر جائیں گے ہمارے اچھے طریقے سے جی, اس کے بعد پھر وہی کیفیت ہوگی, پھر ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے ہم نے بورو کرنا ہے. اکثر یہ جو اب معاملہ ہے کہ جناب چونکہ ماضی کی حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیا تھا, اب لہٰذا اس معاہدے کی پاسداری ضروری تھی, لہٰذا مجبوریاں ہیں, اسٹیٹ کے معاہدے تھے, یہ جو برڈن شیئرنگ ہے ماضی والوں کا ان پر اور ان کا ماضی والوں پر, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سچائی کیا ہے اس میں؟ بالکل غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ معاہدہ انہوں نے کر لیا تھا. بھائی معاہدہ انہوں نے کیا تھا 2.5 سال سے, تو وہ اسی پروگرام کو امپلیمنٹ کر رہے تھے. جو معاہدہ کیا تھا تو 2.5 سال سے 3 سال سے تو وہی امپلیمنٹ کر رہے تھے نا اس پروگرام کو. تو اس وقت کیوں نہیں قیامت ٹوٹ رہی تھی اس طریقے سے, یہ اب کیوں قیامت ٹوٹی ہے؟ تو یہ تو اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے جو یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, سیاسی لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, ان کا حق ہے, ان کی ٹریننگ ایسی چیز کی ہے کہ ہم ہمیشہ بیک میرر دیکھ کے گاڑی چلاتے ہیں, اور ماضی نے یہ کر دیا, ماضی میں یہ حکمرانوں نے یہ کیا. بھئی آپ کیا کر رہے ہو وہ میٹر کرتا ہے. تو اس لیے بات صرف سمپل سی یہ ہے کہ یہی ایک معاہدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ میں. 3 سال تک پچھلی حکومت نے بھی اسی کو چلایا, تو اس وقت یہ قیامت برپا نہیں ہو رہی تھی. آج کیوں قیامت برپا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا موقف مجھے یاد ہے, آپ نے ہمارے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی چونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپینڈڈ ہے, اس وجہ سے مہنگائی اور باقی چیزیں جو ہے وہ تھوڑی اس میں کمی ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو دوبارہ بحال ہوا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی اس وقت آپ نے کہا تھا جی پھر آہوکار مچے گی, تو اب آہوکار جو مچے گی اس کی وجہ یہ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ہی ہوگی؟ دیکھیں بحال تو ہونے ہی جا رہا ہے, سب کچھ تو ہو گیا ہے, ہو جائے گا, آج نہیں ہو جائے گا تو کل ہو جائے گا. دیکھیں آئی ایم ایف کا جو معاہدہ تھا نا, یہ بات چیت شروع ہوئی تھی ہمارے آئی ایم ایف کے ساتھ میں سپٹمبر سے, سپٹمبر 2018, ٹھیک, اور نومبر میں آئی ایم ایف کا مشن بھی آ گیا تھا. میں تھوڑا سا قوم کو بتانے کے لیے پرسپیکٹو دے رہا ہوں جی, یہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے یہ باتیں. تو یہ نومبر میں آئی ایم ایف کا مشن بھی پاکستان آ گیا تھا, اور 3 ہفتے کے لیے آیا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے پرائر ایکشن ہمیں دے دیا کہ جی امپلیمنٹ کرنے سے پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ یہ کام کریں. تو پچھلی حکومت دھڑا دھڑ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو 6.5% پہ تھا, بڑھاتے اس کو جناب 13.25% پہ لے گئے. 121.50 ایک ڈالر تھا اس وقت, اس کو بڑھاتے گراتے 164 پہ لے آئے بائی اینڈ فیبرری 2019 سے تو پروگرام شروع ہو گیا, لیکن پرائر ایکشن تو اکتوبر نومبر سے ہی شروع ہو گیا تھا 2018 سے. پھر ہم 1 جولائی سے پروگرام شروع کرتے ہیں, اور اس کی جو مار دھاڑ تھی وہ چل رہی تھی, ہراکاری جسے کہتے ہیں وہ چل رہا تھا. وہ تو دعا کریں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ پینڈیمک ہو گیا. میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ پینڈیمک ہو گیا, ورنہ آئی ایم ایف آپ کو قتل کر دیتا. اب تک وہ پروگرام سسپینڈ ہو گیا فروری میں جا کر, فروری 2020 میں.
तो जो पाकिस्तान की मईशत में पिछली हुकूमत कह रही है कि बेहतरी आई है, वो वही पीरियड था जब IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड था। न इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, न बिजली की कीमत बढ़ रही थी, न गैस की कीमत बढ़ रही थी, न एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा था। रावी चैन लिख रहा था, हमारा प्राइवेट सेक्टर का कॉन्फिडेंस बहाल हो गया, उसने भी आके काम धड़ाधड़ करना शुरू किया। अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, पैंडेमिक की वजह से दुनिया की मार्केटें बंद थी, हमारे लोगों को मौका मिल गया, धड़ाधड़ माल बेचना शुरू किया बाहर, और इकोनॉमी हमारी बेहतरीन तरीके से निकल आई 2020-2021 में। ठीक। अब उसके बाद जनवरी 2021 में जब पहुंचते हैं तो हमने फिर कहा कि अब IMF का प्रोग्राम बहाल करते हैं हम। और जैसे ही बहाल करने की शुरू की, वो बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, वही हाराकारी फिर शुरू हो गई। एक्सचेंज रेट भी नीचे जाना शुरू हो गया। 2 मई 2021 हमारा एक्सचेंज रेट 152 रुपीस पर डॉलर था, और नवंबर तक वो पहुंचते पहुंचते 174 या 176 तक पहुंच गया था। वही पुरानी रवायत जो IMF की है वो चल रही। अब दोबारा हम बहाल कर रहे हैं ना IMF ये जी। पिछली हुकूमत के दौरान में भी तो 7th रिव्यू जो मुकम्मल नहीं हुआ था, इन्होंने आकर कहा कि हम मुकम्मल करते हैं 7th रिव्यू, और जब उनसे नेगोशिएशन की, उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हारी ऐसी तैसी करनी है। और जो अब ऐसी तैसी हो रही है कि पिछले 2 महीनों में हमने तकरीबन हमारा जो 30 रुपए से ज्यादा का हमारी करेंसी डिवैल्यू हो गई है, तकरीबन 30 रुपए के करीब। ठीक है, आप इमेजिन करें कि 1 रुपया डिवैल्यू होने से 90 बिलियन का डेट ऐड होता है। 2700 अरब का कर्जा हम पे चढ़ गया विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर। ठीक। इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा दिया, अब ये मजीद बढ़ाएगा। अब तो हम उनके चुंगल में ऐसे फंसे हैं, गले को दबा दिया है उन्होंने इस तरीके से। कितना सांस लेना है ये IMF कहेगा, जितना हाथ हल्का करेगा उतना ही हम सांस ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब जो महंगाई की बातें हो रही हैं कि जी ये 20% से भी ऊपर बढ़ जाएगी पॉवर्टी, क्या हो रही है? मतलब महंगाई तो शुरू हो चुकी है, रोज ही चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, अब इससे क्या मतलब है? ये तो सिलसिला शुरू है, पिछले 2 महीने से शुरू हुआ। ये अगले 2 माह के अंदर इसका मजीद इम्पैक्ट आएगा, मजीद ये चीजें ऊपर चली जाएंगी। बस ये अब सिलसिला शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया है। IMF के प्रोग्राम में जो मुल्क जाता है वो जख्मों से चूर चूर हो जाता है। ये मेरे अल्फाज आपके भी प्रोग्राम में है, मैंने बहुत सारे चैनल पे ये लफ्ज कहा है। लेकिन बात यह है कि हुकूमत में वो लोग होते हैं जो जख्मों से चूर भी अगर मईशत हो जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है गरीबों को और मिडिल क्लास तबके को, और जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, फर्क उनको पड़ता है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, इक़्तिदार उनके पास, पावर नहीं है उनके पास में। वो सिर्फ टीवी के कैमरे के सामने अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार जरूर कर देंगे, गालियां दे देंगे। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, करता धरते हैं, उनको क्या परवाह नहीं कि जी आटा कहाँ 160 रुपए पर केजी बिकेगा, या दाल किधर बिक रहा है, चीनी किधर जा रही है, तो नमक किधर जाएगा, टमाटर किधर जाएगा, आलू प्याज टमाटर। ये गरीबों की बातें हैं ये सब। उनको कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, उनके लिए पुरसाने हाल नहीं है, उससे बेचारे ताली बजाने के लिए होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आप लॉजिक दे रहे हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जनाब, चूंकि हमने डायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा की है, माजी की हुकूमत में इनडायरेक्ट टैक्सेशन ज्यादा थी, लिहाजा इसका जो असर है डायरेक्ट टैक्सेशन का, वो इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से उतना नहीं बढ़ेगा जितना माजी में बढ़ा। ये सब जालत की बातें हैं, उसको रहने दें। जो मुझसे सियासी लोग क्या कहते हैं वो ना मुझसे पूछा करें, सियासी लोगों का जवाब सियासी लोग देंगे। ठीक है ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ये एक बहाना होता है ना, दिल को बहलाने के लिए, या इसी किस्म के अवाम जो है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कीपिंग योर नेशन इलिटरेट। जो उसको कह दोगे वो बात सुन लेगा, बेचारा ताली भी बजा लेगा।
ठीक है ना। तो ये है, तो मुझसे पूछें जो पूछना है, मुझे ना बीच में डालें कि फलां ने ये कहा है, फलां ने ये कहा है। वो सियासी लोग हैं, मैं हर सियासतदान की इज्जत करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अब कहा गया कि जी माजी में हमारी जीडीपी जो थी वो 6% पे रही है और अब जो सूरत हाल है अब शायद 2 से 3% पे होगी, इस मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? तो क्या वाकई ऐसा होगा जो इनके टारगेट्स हैं वो हकीकत के करीब हैं या दूर हैं? नहीं, देखें, चीजें तो खराब बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पिछले 2 महीने में बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पिछले में वो तकरीबन 6% ग्रोथ था हमारा, उससे पहले 5.7 था। तो मेरा अपने ख्याल है कि बड़ा रोबस्ट ग्रोथ रहा। बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जहां पर 2 साल में मुसलसल क्लोज टू 6% में कहूँ, अगर एवरेज भी ले लें तो ग्रोथ रहा हो। अब नहीं होगा वो। अब अगर ये 2.5 से 3% हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे नजदीक। सही। क्योंकि पॉलिसीज देखें ना, आप इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाएंगे तो कौन इन्वेस्टर आएगा इतने एक्सपेंसिव कम बोरिंग से, कमर्शियल बैंकों से बोरिंग करके अपना बिजनेस और कारोबार चलाएगा? नंबर 1। दूसरा, जिस तरीके से एक्सचेंज रेट नीचे गया है, लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑल द इंपोर्टेड इनपुट्स हैव स्काईरॉकेटेड। आसमान पे पहुंच गया है वो कॉस्ट। तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। वो कैसे कम्पीट करेगा इंटरनेशनल मार्केट में वो? फिर आप बिजली की कीमत, गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत, ये तो पागलों की तरह हम काम कर रहे हैं ना। और फिर आप समझते हैं कि इसमें से ग्रोथ भी आ जाएगा। जहालत की इंतहा है ये। तो डॉक्टर साहब, ये भी जरा नाजरीन की रहनुमाई फरमा दे कि अब अगर हम 2.5% से 3% के बीच में जब ग्रोथ होगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे? बेरोजगारी, गुर्बत, बाकी जो मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कितना इफेक्ट होंगे? देखिए, हमारे यहाँ तकरीबन 2 मिलियन के करीब नौजवान हर साल जॉब मार्केट में आता है नौकरी की तलाश में पढ़ने के बाद। उन सबों को अगर नौकरी देनी है तो आवर इकोनॉमी शुड ग्रो बाय एटलीस्ट 7% पर annum। ठीक। तो अगर आप 6% से ग्रो कर रहे हैं तो आप काफी हद तक जो नए एंट्रेंट हैं उनको नौकरी दे देंगे आप। लेकिन जब 2 से 2.5% ग्रो करेंगे तो आधे से ज्यादा को भी नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक। तो क्या होगा कि पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड बढ़ता चला जाएगा। तो आप देखेंगे पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, उसको नौकरी नहीं मिल रही होती है। हर शख्स लम्स में या नस्ट से या आईबीएस से पढ़ के तो नहीं आता है मार्केट में। पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां से वो ग्रेजुएट करते हैं। वो कहाँ जाएंगे नौकरी करने के लिए? तो किसी के पास 16 साल की डिग्री है, बैचलर है, या इवन एमएस कर लिया है, 18 साल की डिग्री है, वो बेचारा कहीं क्लर्क की नौकरी ढूंढेगा, कहीं कुछ, सारे लो वेजेस में उनको नौकरी मिलेंगी। वो फ्रस्ट्रेट हो गए जिंदगी में, क्योंकि उनके ख्वाब होते हैं ना लड़के को कि मैंने 16 साल की डिग्री हासिल कर ली है या 18 साल की एजुकेशन मैंने ले ली है, लेकिन उसको उसके लिहाज से नौकरी नहीं मिलेगी तो वो फ्रस्ट्रेट होगा। वो जहां भी काम करेगा हाफ हार्टेड तरीके से काम करेगा और वो अपने तलाश में रहेगा कि कोई कहीं इससे बेहतर मिल जाए, तो उसकी जॉब की परमानेंसी भी नहीं होगी। वो जहां उसको मौका मिलेगा वो आगे निकल जाएगा। तो क्या होता है इससे कि ये बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और लोग लो वेजेस में काम करते रहेंगे और फिर गुर्बत में भी इजाफा होता है। तो आईएमएफ का प्रोग्राम तो है ही है। आईएमएफ का प्रोग्राम अगर कोई आपसे पूछे कि इसको समराइज करो, इसके आउटकम को, 2 आउटकम है, डेट एंड पॉवर्टी। डेट एंड पॉवर्टी, बस हम इसी में खुश रहते हैं। ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने शुरू में बड़ा इनके कहते जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना वो कम कर दिया, 0 पे ले आए, खत्म कर दिया। जब अब जो इकोनॉमिक सर्वे के जो नंबर्स आए हैं उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी आपको कोई 15 के करीब नजर आता है और जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी 45 बिलियन पे है। इस सूरत हाल को अब अगले दिनों में आप ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों बढ़ता हुआ देखते हैं? देखो यार, पहले तो समझने की कोशिश करें ना कि हम ट्रेड डेफिसिट बढ़ता क्यों है या करंट अकाउंट क्यों बढ़ता है। ठीक है। जब आपका इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से 2 गुना स्पीड से ज्यादा बढ़ रहा हो दुरुस्त है, तो ये बीमारी आपको लगेगी।
जी पिछली हुकूमत ने जिन्होंने कम किया था वो इसलिए कम किया था कि एक तो पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो गई थी, दूसरा हमने इंटरेस्ट रेट वगैरह को बढ़ाया और मतलब ये कि हमने पूरी इकोनॉमी को चोक कर दिया था। जब चोक कर देंगे इकोनॉमी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल स्लो कर देंगे तो आपकी डिमांड फॉर इंपोर्ट भी गिर जाएगी, तो आपका करंट अकाउंट बेहतर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी इकोनॉमी सांस लेना शुरू करेगी और एक्टिविटीज होने लगेगी तो डिमांड फॉर इंपोर्ट विल गो अप, क्योंकि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे, कैपिटल गुड्स पे, मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे, एनर्जी पे चलती है। इसी तरीके से हम खाने के लिए खुर्दनी तेल भी मंगाते हैं और भी बहुत सारे दालें भी मंगाते हैं, बहुत सारी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। गंदुम भी इंपोर्ट करेंगे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इस मरतबा। तो 3 मिलियन बात ये कि जब हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ही होंगे तो उस इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी को कभी भी IMF के पास नहीं जाना चाहिए। ये लेसन है उन लोगों के लिए भी कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है अगर IMF में गई तो बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि IMF ने आपके एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू कराना ही कराना है, उसके मैंडेट में है कि कराना होगा। जब करेंसी डिवैल्यू होगी आपके लैंडेड कॉस्ट ऑफ ऑल योर इंपोर्टेड इनपुट्स विल गो अप। आप इंडस्ट्री को आपकी कम्पीट ही नहीं कर सकती इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपका एक्सपोर्ट भी उस तरीके से नहीं बढ़ेगा। इंपोर्ट जो है वो आपकी मजबूरी होगी, आप इंपोर्ट करेंगे क्योंकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करती है इसके ऊपर। तो ये हमें आगे चल के बहुत काम करने की जरूरत है कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की तरफ भी जानी चाहिए कि वो चीजें जो हम आइडेंटिफाई करें, कम से कम साल में 1-2 आइटम तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लें और उसको मुल्क में पैदा करना शुरू करें ताकि वो मुल्क में चीजें पैदा हों, बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना हो। ये जो एक्सचेंज रेट की डिवैल्यूएशन है, एक मिनट, एक्सचेंज रेट की जो डिवैल्यूएशन है ये उन मुल्कों पे बेनिफिट पहुंचाती है जिनके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में इंपोर्टेड इनपुट्स का कंटेंट बहुत लो से लो होता है। एक बॉटम लाइन में मेरा बेंचमार्क मैंने रखा है कि जिस मुल्क में 20 से 25% इनपुट्स जो है वो इंपोर्टेड होगा वहां पर डिवैल्यूएशन जो है वो सक्सेसफुल होगा, उस मुल्क में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। लेकिन जिसका 60 से 75%, 70% जो है इंपोर्ट जो है इंडस्ट्रीज का वो इंपोर्टेड होगा, वो बर्बाद हो जाएगा डिवैल्यूएशन से। डॉक्टर साहब एक आखिरी बात मुझे ये अब फरमा दीजिए कि अब आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो बिजनेस कम्युनिटी है, अवाम का हाल तो आपने बता दिया, उसकी क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं और क्या कोई रे ऑफ होप है, कोई चीज ऐसी है कि जो अगर हम कर लें तो शायद जो ये घटाटोप अंधेरा है इसमें कोई रोशनी की किरण पैदा हो जाए, या अब गुंजाइश खत्म होती जा रही है? देखिए अभी तो नवंबर तक, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, सॉरी सितंबर तक चीजों को और खराब किया जाएगा। ठीक, मेरे अल्फाज पे गौर करें, किया जाएगा। ठीक है, क्यों? ठीक, इसलिए कि ये जो ऑन गोइंग IMF प्रोग्राम है ये सितंबर में खत्म होगा। ठीक, तो या तो हम इसको एक्सटेंड कराएंगे इसी को 1-2 साल के लिए, या एक नए प्रोग्राम के लिए 3 साल के लिए जाएंगे। सो यू हैव टू बिल्ड अ केस कि डॉक्टर अशफाक ऐसे आदमी के भी मुंह को चुप कराना पड़ेगा कि अशफाक भी कहेगा कि यार अब तो कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास, इतनी तुम्हारी हालत खराब हो गई है, जाओ चले जाओ IMF के पास में। तो मुझ जैसे लोगों को चुप भी तो कराना है ना, इसलिए चीजों को मजीद खराब किया जाएगा। इतने हॉरिबल सिचुएशन हो जाएगी कि वी विल हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू द IMF, क्योंकि बाहर से पैसे आने के, जो हम जाके इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करके भी पैसे हासिल कर सकते हैं, वो एवेन्यूज को भी बंद कर दिया गया है। तो यू हैव नो ऑप्शन बट टू गो टू द IMF। तो फिर आप जैसे लोग भी सितंबर में यही बात कहेंगे, फिर 3 साल यही भुगतेंगे जो आप आज भुगत रहे हैं। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अशफाक हसन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एक प्रोग्राम में एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है और बिलखुसूस तालिबान के साथ मुज़ाकरात और अफगान हुकूमत की जो उसमें सालिसी के मामलात हैं, ये जो सिनेरियो है इस पे गुफ्तगू करेंगे एक वक्फे के बाद। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा और साबिक सेक्रेटरी फाटा,
ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब मेरे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी है उसमें अस्करी हुकाम ने ब्रीफिंग दी, और वो ब्रीफिंग थी जो तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात हैं, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज हैं उसके हवाले से। तो अब ये सारा मामला है क्या, क्यों जो है वो ज़रूरत पड़ी कि जो पार्लियामेंट है उसको एतमाद में लिया जाए, पेशरफ्त क्या हो रही है पाकिस्तान के हवाले से, जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट है वो क्या है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ दिफाई तज्जियाकार पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दिफा मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी फाटा मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, अब इस वक्त सूरत हाल क्या है, क्योंकि बहुत सी इबहाम वाली खबरें या मुबहम खबरें आती हैं कि जी हमने उनके लोग छोड़ दिए हैं, तालिबान के साथ हम इन टर्म्स पे आ रहे हैं, उनके मुतालबात हम मान रहे हैं, बिछे जा रहे हैं। तो एक जो सोसाइटी का सेगमेंट है बड़ा, उसमें फिर तशवीश की लहर पाई जाती है। कि सूरत हाल क्या है, अगर हम इसको अपने नाजरीन को समझाना चाहें कि इस वक्त क्या मंजरनामा है। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल जब तक के चीजें सामने आ न जाए जी इस किस्म के सेंसिटिव मामलात में हमें बहुत ज्यादा वो कोशिश नहीं करनी चाहिए पता लगाने की कि क्या मतलब क्या सराहियां नहीं करनी चाहिए। ठीक। लेकिन जो चंद एक बातें जो बिल्कुल क्लियर है वो मैं आपको बता देता हूँ। सर, पहली बात ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम उनके आगे घुटने टेक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत अंदाजा है। एक अस्करी एक्सपर्ट की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक। और ये मैं आपको आम फैम समझने के लिए बता भी देता हूँ जी। आपको पता है कि वो सवात से लेके और खैबर तक और फिर नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, हर जगह तहरीक तालिबान पाकिस्तान छाए हुए थे, और यहाँ तक कि वो दस्तक दे रहे थे इस्लामाबाद की ये पहाड़ियां, मरगला पहाड़ियां इनके पीछे। आप वो किधर हैं, उनका नामो निशान नहीं है। यहाँ से उनका सारा नेटवर्क तोड़ दिया गया है, उनको यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया गया है। बल्कि आपने देखा होगा कि उनके जो ठिकाने अक्रॉस दी बॉर्डर है उस पर भी एक आध दफा हमने ये साबित करने के लिए कि हमारे बस में है कि आप जहां भी हो हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, वहां भी हमने कार्रवाई की है। तो इसका क्या मतलब, ये जो लोग कहते हैं कि जी आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात नहीं कर रहे, वो अब जैसे मैंने साबित किया है कि जी हम कर रहे हैं, वो भी साबित करें कि जी वो क्या कहना चाहते हैं कि हम ये उस तरीके से बात नहीं कर रहे। एक बात है जी। दूसरी बात ये मेरे भाई, आपके प्रोग्राम पे मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि जब किसी के साथ कोई मुखासमत होती है, कोई आप भिड़ जाते हैं किसी के साथ, तो आखिर ये नहीं होता कि जब तक आप उसका आखिरी आदमी ना मार दें उस वक्त तक आप सुलह करेंगे ही नहीं, ठीक, और पीस होगा ही नहीं। और ये है आपको वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, अभी अमेरिकन पीस करके गए हैं अफगान तालिबान के साथ। तो ये दूसरी बात है जो कि अच्छी तरह समझने की। फिर एक बड़ा, जितने ऑब्जेक्शंस है मैं जरा उनका जिक्र जी जी बिल्कुल कर रही, बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है कि जिन खून बहाया क्या हम उनको माफ कर देंगे। देखिए बात ये है, ये अभी अब ये बात रिवील की जा सकती है कि जिन लोगों ने वो काम किया था उसमें से 95-98% लोग जो है वो जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। ये आपका इशारा एपीएस की तरफ है जन साहब? जी एपीएस की तरफ है। एपीएस में जो लोग मुलव्वस थे वो कैफरे किरदार तक पहुंचा दिए गए। वो जैसे भी है उस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। अगर किसी अदालत ने छोड़ा तो वो फिर मेरे ख्याल पाकिस्तानी फौज ने छोड़ा नहीं है, जिनको पता था कि ये ब्लैक है जिस तरीके से भी है। एक आध अगर कोई होगा तो बाद में मुकदमा चला लिया जाएगा। फिर कहते हैं जी ये पहले भी कई दफा हुआ, इस दफा मुख्तलिफ क्या है? बेख्तला इस दफा मुख्तलिफ ये है कि एक तो उनके पीछे जैसे पहले रॉ और सीआईए थी, उन्होंने हमारे ऊपर इनको छोड़ा हुआ था, उस तरीके से ये नहीं है। दूसरी बात ये है कि अफगान तालिबान इसमें मावनत कर रहे हैं, वो ग्रंटर का काम कर रहे हैं। और फिर ये भी है कि पहले जो ना सिर्फ फौज बात करती थी, अब बाकायदा जिरगा भेजा गया जो बात कर रहा है। तो तमाम अच्छे तरीके अपनाए गए, और इन सारी बातों के बावजूद अभी तक ये कंक्लूड नहीं हुआ एग्रीमेंट। ठीक। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो पॉलिटिकल ओनरशिप है वो देने की कोशिश की जा रही है कि सारे पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको सुने, और अगर वो इस पर मानेंगे तब ये मुआहदा फाइनल होगा। तो अब मुझे कोई बताए कि इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है। ठीक, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, अब ये जो तालिबान की जो अफगानिस्तान में हुकूमत है उनकी मौजूदगी और वो जो कह रहे हैं कि हम सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, ये इन मुज़ाकरात की कामयाबी के कितना बड़ा फैक्टर होगा? अब नहीं हो सकते, ये एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। दरअसल आईन पाकिस्तान में
पाकिस्तान के किसी ग्रुप के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक, मिसाल के तौर पे आज आप इनसे करेंगे तो मेरे ख्याल में कल जो है लियारी गैंग से भी आप मुज़ाकरात करेंगे। ठीक, हुकूमत पाकिस्तान जो है इसकी जो सॉलिटी है पाकिस्तान की वो इनडिविजिबल है। आप किसी मुल्क के साथ बात कर सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ बात कर सकते हैं, ईरान के साथ कर सकते हैं, इंडिया के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी किसी क्रिमिनल ग्रुप के साथ आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, बहुत एफर्ट्स के बाद आपने इन लोगों को यहाँ से शिकस्त दी और ये अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान से भी आकर ये हमले करते रहे और आप इनको इसी तरह मुज़ाकरात के जरिए अंदर लाएंगे तो ये दोबारा जो है ये जो लोग यहाँ पर जो इन्होंने शहीद किए हैं वो इनसे बदला लेने की कोशिश करेंगे ठीक, और उस डर खौफ की वजह से ये दोबारा तहरीक तालिबान के ग्रुप की सूरत में ये होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो पीस या अमन आपने ये बॉर्डर के साथ अचीव किया है विद ग्रेट सेक्रीफाइसेस, यू विल गिव इट अवे एंड नेक्स्ट 50 इयर्स तक जो है आपका ये कंप्लीट बॉर्डर जो है वो डिस्टेबलाइज रहेगा। आपने बड़ी मेहनत की इनको यहाँ से निकालने के लिए। स्वात का ऑपरेशन हुआ, साउथ वजीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान का ऑपरेशन हुआ और छोटे ऑपरेशन सारे कबायली इलाके में हुए और आपके बहुत से लोग शहीद हो गए। अभी उनसे आप बातचीत कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ आ जाए। ये मेरे ख्याल में इंतहाई गलत फैसला होगा और मेरे ख्याल में ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर हल क्या है? फिर शाह साहब फिर सिवाय उनके साथ लड़ने के आप कोई और आपकी नजर में हल नहीं है? क्योंकि जन साहब कह रहे हैं कि आखिरकार जंगों के बाद भी बातचीत तो करनी पड़ती है चीजों। मेरे ख्याल में आपने देखा सेकंड वर्ल्ड वॉर के जनरल साहब ने मेंशन किया नोरेम्बर्ग ट्रायल उसका था। यहाँ पर भी ये जो लोग हैं इनको पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के सामने लाना चाहिए और इसमें से काफी सारे यानी 70% 60% जो है वो शायद बेगुनाह है, उनका नाम भी हमने नहीं सुना होगा। तो उनको अदालतों के थ्रू अगर किसी के ऊपर इल्जाम है वो उसका जवाब दे, उसको जो उनमें से मुलजिम है वो मुजरिम है उनको सजा दे और फिर इनको सोसाइटी में जाने दे। अगर आप इसी तरीके से करते रहेंगे यानी अपने दुश्मनों को सजा नहीं देते रहेंगे, जब आप हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, आप अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, उनको शहीद करते हैं, तो उसके बाद जो है बगैर कानूनी लवाजमात के ये पहले कबायली इलाके में जो कानून राइज था उसमें थोड़ी सी लीवे थी, उसमें थी कि आप ट्राइब से बात कर रहे हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन रहे हैं वगैरह वगैरह, वो खत्म हो गया। अभी आईन पाकिस्तान जो है तभी उन्होंने ये डिमांड भी रखी जिसको मुस्तरद कर दिया गया कि जी फाटा मर्जर जो है वो खत्म किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोग यहाँ पर बिल्कुल अमन से नहीं रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मैं इनके साथ रहा हूँ इतने साल और इनको जानता हूँ, ये दोबारा तहरीक तालिबान बनाएंगे और ये दोबारा जो है तमाम सूबे के ऊपर काबिज होने की कोशिश करेंगे और ये इस्लामाबाद और दूसरे जो पहले वाला माहौल है आप कहते हैं बोलो जन साहब। अब ये शाह साहब का जो आर्गूमेंट है इसका मैं चाहूंगा कि आप कहते हैं जी एक तो ये ग्रुप और फिर ये आना और फिर यहाँ जो लोग हैं वो भी करेंगे, एक नई सिचुएशन पैदा होगी और जिसने अगर स्टेट के खिलाफ बंदूक उठाई हमारे लोगों को किया उसको कोर्ट ऑफ द लॉ में पेश होना चाहिए, सजा होनी चाहिए उसकी। जी देखिए, पहले तो चूंकि शाह जी ज्यादा जानते हैं इन मामलात को तो मैं रिबटल नहीं करूंगा और इनकी किसी बात को नहीं काटूंगा, मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। लेकिन ये कि वो एक तो आखिर में उन्होंने जो ये बात की कि इसमें से 70% मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं है, ये उन्होंने खुद कह दिया। दूसरी बात ये जो कहा गया कि जी ये मुल्क किसी मुल्क के साथ तो बातचीत हो सकती है, ग्रोह के साथ नहीं हो सकती। तो आपने देखा होगा कि बरतानिया ने IRA के साथ बातचीत की, वो कोई मुल्क नहीं था, वो एक ग्रोह ही था। उसके बाद अभी अमेरिकन बातचीत करके गए हैं अफगान तालिबान से, अफगान तालिबान कोई मुल्क नहीं था, मुल्क वो बाद में बना है।
تو یہ اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک ڈفرنس آف اوپینین کے ساتھ جب چیز پارلیمنٹ میں آتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پر پھر جو میجورٹی کہے گی وہ مان لی جائے گی بات. تو جب یہ چیز سامنے رکھی جائے گی تو جو بھی پارلیمنٹ کہے گی اس کو مان لیا جائے گا. اگر میرا نقطہ نظر درست کسی کو اچھا لگا تو اس پہ زیادہ لوگ مان جائیں گے. جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ان کا اگر نقطہ نظر اچھا لگا تو اس کو مان جائیں گے. لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ لگاتار لڑتے رہو اور بس ایسے ہی امن قائم رکھے گا, لڑ کے امن قائم ہوگا. تو یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے. میری تو یہ سوچ نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ امن کی خاطر اگر کچھ تھوڑا سا لے دے بھی کرنا پڑے لیکن ہو ود ان کانسٹیٹیوشن تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس دفعہ جو کہ وہ ادھر آ کے انہی کارروائیوں میں ملوث ہوں گے. جب یہ جرگہ اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنے یہاں پر ٹرائبز ہیں جو ان کو واپس ابزارب کریں گے جہاں سے وہ گئے ہیں, وہ ٹرائبز اس بات کی گارنٹی ہوگا کہ وہ جو ہے اس قسم کے کام نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ان کا ایک نقطہ نظر ہے. لیکن جیسے اس خدشات کو تو رد نہیں کیا جا سکتا ان کے ری گیدر ہونے کے دوبارہ جو ہے نا. دیکھیں جب آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو پھر اگر خدشات اگر ہوتے ہیں تو پھر اس پر نظر بھی رکھتے ہیں نا. لیٹر سے آپ نے اور میں نے ایک معاہدہ کیا کہ جی آپ یہ کام کریں گے اور مجھے شروع میں ہی پتا چل گیا 2-3 مہینوں کے بعد کہ آپ یہ کام نہیں کر رہے تو میری نظر تو آپ کے اوپر ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی غائب تو نہیں ہو جائے گی, یا یہ کہ وہ ان کو ایسے کھلی چھٹی تو نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ سے گیدر ہونا شروع کر دیں, دوبارہ سے گروہ بندی کر دیں. اس کے اگر انہوں نے ذرا بھی گروہ بندی کی کوشش کی تو ان کی چٹنی بنا دیں گے ہم. پہلے بھی ہم نے بنائی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ لوگ امن چاہتے ہیں, امن کو موقع دیا جائے. اگر نہ ہو سکا تو لڑائی تو ہم پہلے بھی لڑ رہے ہیں. تو جیسے ایک شارٹلی اور بات کہ کیا یہ داعش فیکٹر جو ہے وہ ان مذاکرات کے پیچھے کتنا ہے, کیونکہ کئی ایونٹ ایسے ہوئے ہیں کے پی کے میں جہاں ان کے فٹ پرنٹ نظر آتے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ کیونکہ وہ طالبان کے بھی دشمن ہیں اور ہمارے ہاں بھی یا افغان طالبان کے خلاف بھی یا ان کی حکومت بھی کر رہے ہیں, تو یہ ایک اس وقت حالات کی ضرورت بن گئی اور اس کے تحت یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیں, جو تو داعش ہے, بی ایل اے ہے, بی آر اے ہے, وہ تو الگ گروہ ہیں, اپنا اپنا کام کرتے رہیں گے. اور انڈر پریشر کچھ تحریک طالبان پاکستان نے ان کو جوائن بھی کیا ہے, یہ بھی ہمیں معلوم ہے. اور داعش جو ہے اس کے مقاصد تو ریجنل ہیں, وہ صرف افغانستان ہی نہیں, وہ پاکستان اور پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. اس کے پیچھے سی آئی اے ہے, اس میں کوئی ایک رتی کا کسی کو فرق نہیں ہونا چاہیے. بی ایل اے اور بی آر اے وغیرہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس لیے کہتے ہیں جی کہ بہت ڈیپریویشن ہے وہاں پر, پولیٹیکل ڈیپریویشن ہے, اکنامک ڈیپریویشن ہے اور پولیٹیکل آئسولیشن ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا ان کے بندے گن لیجئے جو کہ ایم این ایز ہیں, جو کہ ہمارے سینٹ میں ہیں, ان کی عمارت دیکھ لیں, ان کا رہن سہن کا طریقہ دیکھ لیں, ان کے گھر دیکھ لیں وہاں پر سندھ میں. تو جو نیچے والے طبقے ہیں اگر انہوں نے کوئی کرنا ہے جدوجہد تو اپنے سرداروں کے خلاف کریں جو کہ امیر بھی ہیں اور آئسولیٹڈ بھی ہیں پولیٹیکلی. تو پولیٹیکلی آئسولیٹڈ تو انہوں نے اپنے نیچے والوں کو رکھا ہوا ہے, وہ اسٹیٹ کے خلاف کیوں لڑتے ہیں. تو اگر پیچھے سے ان کو کوئی اشکل دے گا یا ان کو ہمارے اوپر چھوڑے گا تو ہم کیا ان کے آگے پھول بچھائیں گے. ان کو بھی ہم نے اسی طریقے سے پہلے ان کی زور کمر توڑ کر بات چیت کر رہے ہیں. کسی اور سے بھی اگر بات چیت ہوگی تو اسی بنیادوں پر ہوگی. وہ جب تک ہار نہیں مانیں گے, وہ جب تک کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانیں گے, اس وقت تک میرا خیال بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ بھی بات چیت ابھی سینٹر میں ہے, یہ کوئی اس کا فائنلائز نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اگر ہم رہتے ہیں ود ان آر کانسٹیٹیوشن, اگر اس کو پارلیمنٹ انڈورس کر دیتی ہے اور پیس آ جاتا ہے, امن آ جاتا ہے, تو اس میں اعتراض والی کون سی بات. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب اور بریگیڈیئر محمود, جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب میرے مہمان ہیں. شاہ صاحب, آپ کو یہ داعش فیکٹر جو ہے وہ کس طرح سے نظر آ رہا ہے, کتنا بڑا چیلنج خود افغان حکومت کے لیے اور ہمارے لیے؟ سر اصل میں داعش کا جو فیکٹر ہے وہ کامن ہے جی, اس پورے ریجن کے لیے. وہ انڈیا کے لیے بھی ہے, پاکستان کے لیے بھی ہے, افغانستان کے لیے. داعش تو بالکل ڈفرینٹ اینٹی ہے. میں نعیم لودھی کی جو خیالات ہیں ان کی قدر کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جو حالات یہاں پر ہے, ہم افغانستان میں ان کو رکھ کر ان سے بات کرنا ضروری سمجھتے ہیں. اور جب یہ ادھر اندر آئیں گے اور پھر اپنے طور طریقوں پہ سیٹل ہوں گے اور پھر حکومت پاکستان کے لیے ایک چیلنج بنیں گے, تو وہ آسان ہے یا یہ جو آسان ہے کہ دور جدھر ہیں
ये करते रहे, थोड़े बहुत जो अटैक्स ये करते रहते हैं। हम अगर अफगान तालिबान को इस पॉइंट के ऊपर पकड़ें कि आपने वादा किया है, पूरा दोहा एग्रीमेंट इस पॉइंट पे है कि आप अफगानिस्तान के साइल को अपने नेबर्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो उनको कोई ये सटल पॉइंट है और आप इसके ऊपर रहेंगे। हमने इनसे कोई बातचीत नहीं करनी। हमारे आईन में इनके साथ बातचीत, ये क्रिमिनल ग्रुप है, तो आप जाने और काम जाने, और जो कुछ हम कर सकते हैं अपने बॉर्डर के ऊपर, ये तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, यहाँ से इनको निकाला हुआ है हमने। बार्ब्ड वायर का जो सिलसिला बॉर्डर के किया हुआ है, जो तरीके हमने और जितनी कुर्बानियां दी है, वो तमाम आप खाक में मिला देंगे। आप कहते हैं अफगान हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए कि वो अपनी सरजमीन पे उनको ना रहे। अब उनकी भी बाइंडिंग है उनके साथ, क्योंकि उनके रिलेशन भी हैं, उनके साथ भी रहे। अफगानिस्तान का जो साहिल है वो पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। आप अजमल खटक की वो देखे कि वो भाग्य वहाँ से पूरे बलूचिस्तान में जो करता रहा, इसी तरह और काफी सारे लोग वहाँ से पाकिस्तान में तखरीबकारी करते रहे हैं। ये होता रहेगा। अगर आप इनको मजबूर करें तो ये इनको उठाकर, और इसमें से मैं कहता हूँ ये जो पूरा स्वाद से लेके नीचे तक इलाका है, एक जो नॉर्थ वजिस्तान के सामने है, ये लोग जो है पाकिस्तान के लिए मुसीबत बने हुए हैं। और इनके पीछे ज़दरान ट्राइब है। ज़दरान मीन्स हकानी, हकानी जो है ज़दरान ट्राइब का है। और ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि उनका आपस में आना जाना इसी तरह चलता रहे, वो इसलिए उनके पॉइंट नोट करते हैं और आपको कहते हैं कि जी इनके साथ बातचीत करें। आप इनकार कर दे 100% कि हमने कोई बात, बंदूक उठा के जा सकते, इनको उठा के वो इंटीरियर अफगानिस्तान में कहीं पर जहाँ से वो पाकिस्तान में कमाई नहीं कर सकते। तो ये इस तरह होता रहा है। अजब खान अफरीदी का नाम हम सुनते रहे, वो कौन था? वो कुंदूज में उसको जमीन दी हुई है और वो उसके बच्चे जो है अभी वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं। तो इन चीजों के ऊपर हमें फर्म होना चाहिए, और ये जो बातचीत का ऑप्शन है ये टोटली नॉट अवेलेबल होना चाहिए। जैन साहब, अब आखिरी बात ये कि जो इस सिनेरियो के अंदर नेशनल सिक्योरिटी जो थ्रेट है हमारे लिए वो क्या है, अगर आप उसको रखें, पॉजिटिव बात क्या है और थ्रेट जो है वो हमारे लिए क्या है, अगर हम उसको। जी, असल में थोड़ा सा अगर मैं इसे अलग करके बात करूं तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त तो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ठीक, जो कि आपके नीचे से ऐसे कंबल और खेस खींच लिया जाए तो आपकी ये फौज और आपकी सारा ये जो तमतराद है ये सारा अपनी जगह खड़ा रह जाए। तो हमें तो बताया गया था सर, हमें तो बताया गया था कि नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है और उसका कोर जो है वो इकोनॉमी है, और अब जो है वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है ना वो सबसे प्राइम होगी। तो वो बस इस तो चूंकि आज मेरे बहस नहीं है ना कि ये ऐसा हुआ क्यों है, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा, देखिए कि वो जो लोग हैं, एक तो आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि उनका एक नेक्सस है, अफगान तालिबान की बात कर रहा हूँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कबीले हमारी तरफ हैं, उनके खानदान इधर बैठे हुए हैं और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि इनको वापस आने दें, और उनके कबीले ये कह भी रहे हैं कि हम गारंटी देंगे जब वो आ जाएंगे। तो हर कबीले में ऐसे लोग ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना उस तरीके से। फिर जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये बात कहना कि आप बातचीत होनी ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीस को चांस देना चाहिए, लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, और इनके ऊपर हम नजर रखेंगे, इनकी गारंटीज हम लेंगे। और ये जो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम अच्छे ताल्लुकात अपने अफगान मुल्क से रखना चाहते हैं, अफगानिस्तान के साथ, और वहां पर अमन होगा, हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे होंगे, तब जाके ये इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ये सीपैक आगे चलेगा, ऊपर के रूट सेंट्रल एशियन कंट्री से मिलेंगे। अगर इसी झगड़े में हम उनके साथ फंसे रहे कि भाई ये तुम अपने पास रखो, वो कहीं अपने पास रखें, तो इसका तो मतलब हमने एक और मसला अपने सर पे मोल ले लिया। सर, वहाँ स्टेबिलिटी आपको नजर आती है? जो था कि जी मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, चीजें हैं, अब तो थोड़ा वक्त गुजर गया उनकी हुकूमत वहाँ पे बने हुए, तो वहाँ क्या सूरत हाल है कि वो देखिए जी 40 साल की उखाड़ पिछाड़, और फिर अभी तक पूरी कोशिश मगरिब की और अमेरिका समेत
کہ وہاں پر اسٹیبلٹی نہ ہو تو بڑا مشکل ہے نا میرے بھائی یہ کام، اور کام ہو تو جائے گا لیکن آہستہ آہستہ ہوگا. چین ایک دم سامنے نہیں آنا چاہتا. چین نے آلریڈی وہاں پر ٹھیکے وغیرہ لے لیے ہیں، کام شروع کر دیا ہے. وہاں پر ہمارا دیکھیں آپ نیوز ون کا کوئی رپورٹر ہے وہاں پر؟ ساری تو ہمیں خبریں مل رہی ہیں CNN سے اور BBC سے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنی بچیاں بیچ رہے ہیں. وہاں سے جب لوگ آتے ہیں ہم ان کو ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہاں کا امن امان تو پاکستان سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، غربت ہے، مسائل ہیں، لیکن میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر قابو پا لیں گے. پٹھان بڑی زبردست قوم ہے، افغان جو ہیں، اور وہ فیسلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، وہ عقل مند بھی ہیں. اور میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ان کے جو ابھی اس وقت پایا جاتا ہے نا پرابلم ہے، ان کی جو اسپرچل لیڈرشپ ہے، جو ان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، جو ان کے فٹ سولجر ہیں، ان میں پرابلم ہے. لیکن پاکستان کو اس بات پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ چین کے ساتھ اور ایران کے ساتھ مل کر ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ آپ آپس کی اپنا خلفشار دور کریں. کجا یہ کہ ہم اپنے مسئلے ان کے ساتھ کھڑے کر دیں. ہمیں تو ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے. ٹھیک. شاہ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس سر آپ کے کہ آپ کو نیشنل سیکورٹی تھریٹ کیا نظر آتا ہے اس صورتحال میں؟ جی بالکل، نیشنل سیکورٹی تھریٹ تو ہماری بیسیکلی اکنامک سچویشن ہے جو کہ، اور یہ جو بھی ہے بات کی ہے جوہر صاحب نے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیگوسیشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے. ان کے خلاف جنگ سے پہلے ہم نے ان سے نیگوسیشن کی ہوئی ہے، کئی بار کی ہوئی ہے. میں خود ان نیگوسیشن میں کئی جگہ پہ حاضر رہا ہوں. the end of the day you decide to go to war against them and we did that. اس کے بعد ان کو شکست دینے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ جو پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطرات اور خدشات ہیں، اور افغانستان میں جو طالبان کے ساتھ مذاکرات، یعنی تحریک طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پر دونوں حضرات کا موقف آپ نے سنا. دونوں بڑے سینئر ہیں اور بڑا مضبوط موقف رکھتے ہیں. آئندہ ہفتے اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی.